Good morning, friends. Now we are coming up with the next topic of chapter 1, nature and purpose of business, and the topic is business risk. Business risk refers to the probability of losses or inadequate profit due to uncertainties or unexpected events which are beyond the control. In simple words, we can say business risk means chance of incurring loss or less profit than expected. अब ध्यान से समझना, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है दो चीजें होना, एक तो लॉस होना या फिर लॉस नहीं हुआ लेकिन जितना प्रॉफिट अपने को चाहिए था उससे कम हुआ, ये भी बिजनेस रिस्क है। ठीक है, और इसका कारण क्या था? अनसर्टेनिटीज या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। आपने सोचा नहीं था ऐसा इवेंट आपके साथ होगा, अनएक्सपेक्टेड था लेकिन हो गया। अनसर्टेनिटीज मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो अपने को नहीं पता, अनसर्टेन है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हो जाना जो अपने को पता ही नहीं था कि होंगी या अपन ने सोचा नहीं था कि होगी। ठीक है, वो होता है आपका, उसकी वजह से होता है आपका बिजनेस रिस्क। ठीक है, सिंपल वर्ड्स वाली लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वी कैन से बिजनेस रिस्क मींस चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉस। देखो, बिजनेस रिस्क का सीधा मतलब लॉस होना या फिर लेस प्रॉफिट होना। लेस प्रॉफिट किससे? जो आपने एक्सपेक्ट करा था प्रॉफिट उससे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था इस साल तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होगा लेकिन आपको 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो कम प्रॉफिट हुआ ना, तो ये भी एक बिजनेस रिस्क है। और आपने सोचा था कि 10 लाख का प्रॉफिट होगा लेकिन आपको तो 2 लाख का लॉस हो गया, तो ये भी बिजनेस रिस्क है। दोनों सिचुएशन बिजनेस रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आया, अनएक्सपेक्टेड था। पहली बात, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा, और उसके आने की वजह से कई लोगों को लॉस हुआ, कई लोगों के प्रॉफिट्स कम हुए, तो ये बिजनेस रिस्क है। ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में भी नहीं था वो। ओके, तो आगे चलते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क वाले टॉपिक में आपको 4 पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ बहुत इजी है और आपको सिर्फ 4 पॉइंट समझने हैं और आपका ये टॉपिक बहुत इजीली आपके कंट्रोल में होगा। पहला पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज आर चेंज इन डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, और समथिंग हैपेंड लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब समझ लो बस कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता, पहला पॉइंट। उसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है। दूसरा पॉइंट, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है ना वो हर बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर रिस्क नहीं होगा तो कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं। मतलब अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि रिस्क नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको आप करो और उसमें रिस्क ना हो। हर बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट आपको मिलेगा। किसी बिजनेस में कम रिस्क है, किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क तो है। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप रिस्क को कम तो कर सकते हो लेकिन रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। एलिमिनेट मतलब खत्म करना। ठीक है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। रिस्क का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको ये बताता है कि रिस्क बहुत ही ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। और रिस्क को आप रिड्यूस तो कर सकते हो। रिड्यूस मतलब मिटिगेट करना, मिटिगेट मतलब कम करना, लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, डू यू एग्री? गिव रीजंस। तो ये सेकंड पॉइंट आपका आंसर होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है? मतलब रिस्क ज़्यादा है, रिस्क कम है, रिस्क मॉडरेट है। मतलब हाई रिस्क, लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क, ये डिग्री होती है रिस्क की। ठीक है, मतलब रिस्क ज़्यादा, रिस्क कम और मीडियम रिस्क। ठीक है, ये क्या होता है? डिग्री ऑफ रिस्क। रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन
द टाइप ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स बियर मोर रिस्क। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज हो सकता है एज कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज गुड्स। किसी की किराने की दुकान है और किसी की कपड़ों की दुकान है, तो रिस्क किसका ज़्यादा है? कपड़ों की दुकान वाले का। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज हो गया तो उसका सारा माल बेकार हो जाएगा। लेकिन किराने में तो क्या है, किराने में कौन सा फैशन, या किराने में क्या चेंज करोगे आप? कुछ नहीं। तो वहाँ पे रिस्क कम है एज कम्पेयर टू फैशनेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये होता है आपका डिग्री ऑफ रिस्क, जो कि डिपेंड करता है साइज और नेचर ऑफ बिजनेस पे। अच्छा, बड़ा बिजनेस हुआ तो बड़ा रिस्क, छोटा बिजनेस हुआ तो छोटा रिस्क, मीडियम बिजनेस हुआ तो मीडियम मीडियम रिस्क। तो साइज पे भी डिपेंड करता है। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ठीक है, बिजनेसमैन ने रिस्क बेयर किया, रिस्क को झेला। बिजनेस करते टाइम उसको कुछ रिस्क हुए होंगे, उसने वो झेल लिए, तो उसको रिस्क झेलने का इनाम मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और वो रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बेयरिंग रिस्क। नो रिस्क नो गेन। सुनना क्या बोल रहा है? नो रिस्क नो गेन। अगर आपने रिस्क नहीं उठाया तो आपको गेन भी नहीं होगा। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। ठीक है, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। एन एंटरप्रेन्योर बेयर्स रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और कोई भी आदमी बिजनेस करता क्यों है? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट लेने के लिए इनाम में प्रॉफिट चाहिए ना, तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। ये है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के चारों पॉइंट। अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पे, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या कारण होते हैं बिजनेस रिस्क होने के? देखो, ध्यान से देखना। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दो कारण दिखाई दे रहे हैं बिजनेस रिस्क होने के। देयर आर टू कॉजेस विच आर ऑन द स्क्रीन। जो वैसे टोटल चार हैं, लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पे दो हैं, तो उन दो पे ध्यान दो। नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज। नेचुरल कॉज क्या होता है? ऐसा कॉज जो अपने कंट्रोल में नहीं है। नेचर इज इंडिपेंडेंट फिनोमिना एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, तो ये नेचुरल कॉज है। नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, कोरोना वायरस एक्सेट्रा affect a business a lot and then result in heavy losses. The natural cause are such type of uncertain factors. Uncertain मतलब पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। That human beings cannot make any preparation. अच्छा, एक बात बताओ, कोरोना वायरस आने वाला था, आपको पता लग गया, क्या उसके अगेंस्ट आप कुछ प्रिपेयर कर पाए अपने आप को? नहीं। जिसको होना है उसको तो हो ही रहा है ना, और रोज 50-50 केस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल कॉज अपने कंट्रोल में नहीं है। अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, अपने कंट्रोल में है क्या? पता है अपने को कि बाढ़ आने वाली है, चेतावनी है भारी वर्षा की, कंट्रोल कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेचुरल कॉज क्या होता है? अपने कंट्रोल में नहीं होता, और उसकी वजह से आपको लॉसेस या फिर कम प्रॉफिट होता है। ये होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का पहला पॉइंट। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क का पहला पॉइंट। कॉज मतलब क्या कारण है बिजनेस रिस्क का? तो पहला कारण है नेचुरल कॉज, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। दूसरा, ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की वजह से जो लॉस होगा वो होगा आपका ह्यूमन लॉस। मतलब ऐसा लॉस, ह्यूमन लॉस होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, ह्यूमन कॉजेज are related to the chance of loss due to human beings or employees of the organization. The dishonesty of the employees can bring heavy losses for the business. 20 लाख यूनिट सप्लाई करनी थी, लेकिन 18 लाख यूनिट सप्लाई करी 2 लाख यूनिट जो थी वो सप्लाई ही नहीं करी। या फिर 20 लाख यूनिट सप्लाई करनी थी और 20 लाख सप्लाई तो करी, लेकिन घटिया क्वालिटी की करी। तो ये किसकी गलती है? जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी गलती, ह्यूमन लॉस। ठीक है, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। पैसे बचाने के चक्कर में, खुद की जेब में पैसा चल जाए, इस चक्कर में कई बार एम्प्लॉयज ऐसे कर देते हैं। तो डिसऑनेस्ट नेचर ऑफ एम्प्लॉयज कैन ब्रिंग हैवी लॉसेस फॉर द बिजनेस। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज में लीक बिजनेस सीक्रेट टू द कॉम्पिटिटर एंड मे कमिट फ्रॉड ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है, आपके यहाँ काम करने वाला आदमी आपके सीक्रेट्स आपके कॉम्पिटिटर के साथ शेयर करता है, तो वो भी ह्यूमन कॉज है बिजनेस रिस्क का। क्योंकि आपको लॉस हो सकता है, सामने वाले को फायदा हो जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, या फिर आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा सामने वाले को, अगर आपने मतलब आपके एम्प्लॉय ने अगर ऐसा कुछ लीक कर दिया तो। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत की बात है।
ये दो कारण आपके सामने थे, नेचुरल कॉज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन कॉज कंट्रोल में है लेकिन वो एम्प्लॉयज और ह्यूमन बींग्स जो इन्वॉल्व है ना उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अगले दो कॉज मैंने कहा था चार कॉज हैं, दो मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें दो में आपने पढ़ा है नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज। अब थर्ड और फोर्थ कॉज पढ़ते हैं, जिसमें मैं फोर्थ कॉज को पहले लेना चाहता हूँ, फिजिकल कॉज। ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसिड्स आर कंसिडर्ड एज फिजिकल कॉज। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीन बींग आउटडेटेड, यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, mechanical defects may also result in damage of assets such as bursting of boiler and accident of employees। तो ये सारे जो भी आपने अभी रीड आउट किया है यहाँ पे, ये फिजिकल कॉज है। अब एग्जाम्पल के थ्रू फिजिकल कॉज को समझते हैं। सुनना, बिजनेस रिस्क का मतलब दो बातें हैं, या तो लॉस होना या कम प्रॉफिट होना। किस वजह से? अब उसका एक कारण है फिजिकल कॉज, मतलब आपके पास जो मशीन थी वो आउटडेटेड थी, आपके एम्प्लॉय ने वो मशीन चलाई, प्रोडक्शन करा, मशीन चलाई, तो मशीन चलाने से क्या हुआ उसको, वो मशीन जो उसने चलाई वो बहुत लंबे समय तक चला दी, तो मशीन बर्स्ट हो गई, बॉयलर फट गया मशीन का। ठीक है, एक तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी और जो कपड़ा आपने उसमें लगा के, मान लो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो मशीन उस कपड़े के लायक ही नहीं थी, तो कपड़े की क्वालिटी तो आपने अलग ली और मशीन की क्वालिटी आउटडेटेड थी, तो उससे क्या हुआ, मशीन खराब हो गई। वो कपड़ा लगाती लंबे समय तक आपने उससे प्रोडक्शन करा और वो मशीन खराब हो गई 7-8 घंटे में, तो ये भी एक रिस्क है। ठीक है, एक फिजिकल रिस्क। और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होना, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने के साथ साथ मैकेनिकल डिफेक्ट्स। और बताओ, एक एम्प्लॉय है, वो प्रोडक्शन कर रहा था, उसका हाथ मशीन में आ गया, तो उसका भी डैमेज हो गया और उसका हाथ भी डैमेज हो गया और मशीन भी ख़राब हो गई। तो ये भी कैसा है, फिजिकल कॉज है बिजनेस रिस्क का। ठीक है, लॉस हुआ ना आपको, चाहे ह्यूमन का लॉस हुआ हो चाहे मशीन का लॉस हुआ हो, एसेट तो है ना दोनों। क्या लाइन लिखी थी, सुनो, ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ एसेट। तो एसेट का मतलब सिर्फ मशीन नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी आपका एसेट है, ह्यूमन एसेट्स। तो उसका भी हाथ गया आपके एम्प्लॉय का मशीन में चलाते चलाते, तो ये भी एक फिजिकल कॉज है बिजनेस रिस्क का। ठीक है, अब अगला कॉज अपन देखते हैं, थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज, economic causes are related to the chances of loss or less profit due to change in market conditions. There can be price fluctuations in the market. There can be change in fashion, taste, preference, and demand of customer. There can be a change in the degree of competition. All these have direct impact on the earning of business. मान लो पहले मैं कोई चीज़ खरीद रहा था, वो 500 रुपये की थी, ठीक है, लेकिन आज वो चीज़ 1000 रुपये की मिल रही, तो मैं खरीदूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। तो मैं नहीं खरीदूंगा तो सामने वाला जिससे मैं खरीद रहा था उसको लॉस होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये होता है इकोनॉमिक कॉज। सामने वाले की कपड़े की दुकान थी, ठीक, फॉर एग्जाम्पल किसी की कपड़े की दुकान है, कपड़े पड़े हैं, 3 महीने तक अभी लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, और फैशन चेंज हो गया मार्केट में आती, फैशन चेंज हो गया तो क्या हुआ, फैशन चेंज हो गया तो ये लॉस होगा उस आदमी को, और ये लॉस किस वजह से हो रहा है, इकोनॉमिक कॉज की वजह से बिजनेस रिस्क हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज है, ऑल दीज हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द बिजनेस, और आपकी बिजनेस की अर्निंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलना, ये भी इकोनॉमिक कॉज है। कैसे? गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लॉन्च किया, डीमोनेटाइजेशन मतलब वो नोटबंदी हुई थी जो, ठीक है, और जीएसटी तो आप जानते ही हो। तो ये दोनों चीज़ें जब गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, तो भी बिजनेसेस को बहुत लॉस हुए थे, क्योंकि शुरू में तो समझ में आ नहीं रहा था कि क्या है ये। तो वो भी कौन सा कॉज था बिजनेस रिस्क का, इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क के चार कॉज हैं। नेचुरल कॉज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोरोना वायरस, फ्लड्स, अर्थक्वेक। ह्यूमन कॉज जो आपके कंट्रोल में तो है, लेकिन किन की वजह से हो रहा है, आपके एम्प्लॉयज की डिसऑनेस्टी की वजह से, वो है ह्यूमन कॉज। तीसरा कॉज अपन ने पढ़ा फिजिकल कॉज, जो कि एसेट में नुकसान होने की वजह से हो रहा है, मशीन आउटडेटेड है, मशीन खराब हो गई उस वजह से, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है उसका एक्सीडेंट हो गया काम करते करते, तो वो भी एक तरह का आपका फिजिकल लॉस है। फिर अगला अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज कौन सा है, मार्केट कंडीशन चेंज होने की वजह से, और मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, 2-3 बार इस क्लास को सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नए टॉपिक पे आते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं।
कॉमर्स है ना, कॉमर्स, उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड एड्स टू ट्रेड. ठीक है, तो अभी अपना फोकस फर्स्ट पे रखते हैं, ट्रेड पे. एड्स टू ट्रेड क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी अपन ट्रेड पे आते हैं. ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है, अब मैं वर्ड टू वर्ड रीड करके नहीं बताऊंगा, रीड आपको ही करना है, लेकिन ट्रेड का मतलब समझ लो क्या है. ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड. ट्रेड का मतलब बाय और सेल करना गुड्स और सर्विसेज को, वो होता है ट्रेड. अब ट्रेड को भी क्लासिफाई करा है दो पार्ट्स में, एक इंटरनल ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. मतलब इंडिया के अंदर अंदर, मान लो मुंबई से माल खरीदा, जयपुर से माल खरीदा, अपन कोटा रहते हैं ना, और लखनऊ से माल खरीदा, ये सब क्या है? इंटरनल ट्रेड. इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर अंदर, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, अपने हिसाब से. ठीक है, तो वो होता है इंटरनल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड जो है वो दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है? ध्यान से सुनना. होलसेल ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी. होलसेलर क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में बाय और सेल करता है गुड्स को. ठीक है, वो बाय कहाँ से करता होगा गुड्स को? कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से, जिसने गुड्स को मैन्युफैक्चर करा, फैक्ट्री ने. ठीक है, कंपनी ने, वहां से ये जो होलसेलर है वो बल्क में खरीदता होगा, फिर बेचता भी बल्क में ही है. किसको बेचता है? रिटेलर्स को, छोटे दुकानदार होते हैं ना मार्केट में, उनको. तो ये होता है आपका होलसेल ट्रेड. लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लो. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी. होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. देखो, मैन्युफैक्चरर से खरीदा इसने, एंड सेल गुड्स टू रिटेलर्स. रिटेलर मतलब छोटे दुकानदार. ठीक है, फिर बी पॉइंट देखो, रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, अब ये रिटेलर जो होते हैं, छोटे दुकानदार, ये गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं किससे? होलसेलर से. कैसी क्वांटिटी में? छोटी क्वांटिटी में. और सेल करते हैं किसको? अपने जैसे कस्टमर्स को, आपको, मुझे, और भी दुनिया खरीदती है ना दुकानों से. ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी में. आज मैं टूथपेस्ट खरीदने गया किराने की दुकान पे, तो क्या मैं 100 पीस खरीद के लाऊंगा क्या? नहीं, मैं एक ही पीस खरीदूंगा ना मेरे लिए. ठीक है, तो मैं कैसा खरीद रहा हूँ? स्मॉल क्वांटिटी में. और मुझे बेच कौन रहा है? रिटेलर. रिटेल ट्रेड. तो ये है आपका इंटरनल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड पे आते हैं. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री. मतलब इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाके जब आप ट्रेड करते हो, बाय और सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, वो होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, ये दो चैप्टर भी हैं आपके फुल लेंथ पे. चैप्टर नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे अपन बाद में क्या है, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है इसका, तो अभी समझ लो इसको. एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ. अब एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है. एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ फॉलोइंग टाइप: एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट आपको पता है, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री. मतलब हमारी कंट्री ने यहाँ पे इंडिया में बने हुए गुड्स को अमेरिका वालों को बेचा या कनाडा में बेचा, तो वो क्या होगा? एक्सपोर्ट. ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. मतलब कोई चीज अमेरिका में, श्रीलंका में, कनाडा में बनी है, वो चीज अपन अपनी कंट्री में लाके यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड. ठीक है, एक्सपोर्ट आपको पता है, अपनी कंट्री में कोई चीज बन रही है, उसको अपन बाहर वाली कंट्रियों को बेच रहे हैं, वो होता है एक्सपोर्ट. इंपोर्ट मतलब इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री. मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, यहाँ पे कुछ बना है, उनके देश में कुछ बना है, और अपन उसको अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, लाके यूज कर रहे हैं, तो वो होता है इंपोर्ट ट्रेड. अब एक और चीज है एक्सटर्नल ट्रेड का, जो तीसरा हिस्सा है वो है एंटरपोर्ट. एंटरपोर्ट क्या होता है? बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना.
इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। आपने कुछ गुड्स को इम्पोर्ट किया, और इम्पोर्ट करने का पर्पस क्या था? खुद यूज करना था क्या? नहीं। अगर खुद यूज करना होता तो वो इम्पोर्ट में आ जाता ना। लेकिन अभी पर्पस क्या है? आपने किसी गुड्स को बाहर की कंट्री से मंगाया, और मंगाने के बाद खुद यूज नहीं कर रहे हो, दूसरी कंट्री को दे रहे हो, उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। अब ध्यान से सुनना कैसे। अब पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, इनकी लड़ाई होती जा रही है, ठीक है। अब इनकी लड़ाई हो रही है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अपन शक्कर लेते हैं पाकिस्तान से, और अपना कपड़ा जाता है पाकिस्तान, ठीक। तो अफगानिस्तान के थ्रू अपन ने क्या किया? शक्कर ली। हम अपन ने अफगानिस्तान को बोला, देख भाई, हमारी लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की, तो हम उनसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें शक्कर चाहिए। तो अफगानिस्तान ने क्या करा? अफगानिस्तान ने 100 रुपये में शक्कर खरीदी पाकिस्तान से। शक्कर खरीदी, खुद यूज़ कर रहा है क्या? नहीं, वहाँ की शक्कर वो यूज़ नहीं कर रहा है। फिर वो 100 रुपये की शक्कर जो उसने खरीदी, उसने इंडिया को, किसने? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से 100 में शक्कर खरीदी, और वो शक्कर उसने अपने को दे दी। किसको? इंडिया को। कितने में? 105 में। तो ये होता है एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट ट्रेड। दोबारा रीड आउट करते हैं। इट रेफर्स टू द import of goods for the purpose of export. In interport, goods are purchased from foreign country but not for consumption in home country। मतलब हम उसको यूज करने के लिए नहीं ले रहे हैं, but for selling those goods to some other foreign countries। एग्जाम्पल ध्यान से याद रखना है इस चीज को, कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, डायरेक्ट ट्रेड बंद था। अपन ने अफगानिस्तान को बोला, अफगानिस्तान ने क्या करा? वहां से शक्कर ली। किससे ली? पाकिस्तान से। और वहां से शक्कर लेके उसने अपने को दे दी, इंडिया को। तो ये होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। बहुत इजी है, आराम से सुनना, 2-3 बार इस लेक्चर को सुन लेना और काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, मैं आपको कल या परसों अपलोड कर दूंगा, या जूम पे ले लूँगा, जैसा भी होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। बाय, टेक केयर, बी सेफ।